हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और जैसा कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में आज हम पहुँचे हैं मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य जो था वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी और वहाँ से फिर मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो आज यहाँ से हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखो, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। सबसे पहले तो ब्राह्मण साहित्य में, पुराण में, कौटिल्य के कृत अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र किसका कृत है? कौटिल्य का। तो यहाँ से जानकारी हमको मिलता है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त का जो कृत है, पुस्तक है मुद्रा राक्षस, वहाँ से भी मिलता है। कथा सरि सतसागर, ये सोमदेव का, यहाँ से भी मिलता है। बृहद कथा मंदिरी, ये क्षेमेंद्र का है, यहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है। और जो सबसे ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है वो महाभाष्य पतंजलि आदि की से जानकारी मिलती है। जो पतंजलि का महाभाष्य है उससे हमको जानकारी मिलती है। और सबसे ज़्यादा हमको मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्री। तो ये जो सारे पुस्तक हैं और लेखक के नाम हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है, जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। देखो, अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने, ठीक है। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के ही सेनापति थे, तो उनके द्वारा लिखा गया था। और ये पूरे मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हमको जानने को मिलता है। तो हम आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट और इधर देखते हैं और क्या क्या है। और देखो, ये जो स्ट्रेबो और जस्टिन थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, ठीक है। और एरियन ने, प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा, ठीक है। और फ्लियार्कस ने, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, ठीक है। ये आगे चलो। और देखो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है किसका है? रुद्रदामन का। इनसे भी हमको ये सिक्के के बारे में, मतलब सिक्कों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन काल था, मतलब जो शासन काल था, वह 323 से 295 ईसा पूर्व था, ठीक है। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर दिया और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ 25 साल का था, ठीक है। और कुछ ब्राह्मण साहित्य या पुराण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र था, ठीक है। लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथ से ये पता चलता है कि वह क्षत्रिय था। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि वह निम्न कुल का था, ठीक है। तो ये सब बताते हैं, लेकिन कोई अभी इतना कन्फर्म नहीं हो पाया है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मतलब 6 लाख की सेना बनाया और पूरे भारत को जीत लिया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। 6 लाख उस टाइम, 6 लाख की सेना बहुत होती थी। तो आगे चलते हैं। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य, ईसा पूर्व है ये, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, ठीक है। तो आपको पता है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया तो क्या किया, इसने संधि कर ली और ये जो अपना एरिया था आका कुछ का, ये सब क्षेत्रों को कुछ भाग दे दिए, ठीक है। ये इतना जरूरी नहीं, बस ये याद रखो कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। आगे चलते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वह उत्तर पश्चिम ईरान, मतलब इधर उत्तर पश्चिम ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, ठीक है, और कश्मीर, उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो कह सकते हो आप बहुत बड़ा शासनकाल था। और देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ये पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, ठीक है। साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ आगे देखते हैं हम। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम चरण जो था वो भद्रबाहु,
ठीक है। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली अंतिम समय में, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ है? मैसूर, मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में उपवास द्वारा शरीर को त्याग त्याग कर दिया। मतलब संलेखना, संलेखना विधि के द्वारा शरीर को त्याग दिया। मतलब संलेखना में क्या होता है कि उपवास करके शरीर को त्याग देना। तो अगर आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का। और जैन धर्म की दीक्षा उसने किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। और अपने शरीर को कहाँ त्यागा? तो कहाँ त्याग दिया? श्रवणबेलगोला में, ठीक है, 298 ईसा पूर्व उपवास के द्वारा त्याग दिया था। फिर उसका पुत्र गद्दी पर बैठा बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। चलो हम बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं, क्या था बिंदुसार के बारे में। अब देखो, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, ठीक है। और जिसे अमित्रघात कहा जाता था। बिंदुसार को क्या कहा जाता? अमित्रघात, अमित्र चेस्टस, तो मतलब अमित्रघात कहा जाता था। और इसके दरबार में दो विदेशी राजदूत आए, एक डायमेकस और एक डायोनिसस। तो डायमेकस आया और डायोनिसस आया, दो विदेशी राजदूत इसके दरबार में आए। फिर क्या होता है? बिंदुसार के शासन के समय तक्षशिला प्रांत में विद्रोह हुआ, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वहाँ एक विद्रोह हुआ। और उस विद्रोह को दमन करने के लिए पहली बार अशोक को और फिर दूसरी बार सुसीम को भेजा। और अशोक और सुसीम उसके पुत्र थे, ठीक है। तो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र अशोक और सुसीम थे। तो उस जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए अशोक और सुसीम को भेजा गया था, ठीक है। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था अगर आपसे पूछेगा? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। फिर हम बात करते हैं अशोक की। कोई ज़्यादा बिंदुसार जितना था उतना आपको पढ़ा दिया। उसके बाद गद्दी पर बैठता अशोक। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। और सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। देखो, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो बस अपने दिमाग में रखो, कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। तो अगर आपसे आ जाएगा तो आप कर सकते हो। दक्षिण भारत के से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। देखो, अशोक वर्धन मिलता है पुराणों में, और मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है उसका नाम अशोक मिलता है, ठीक है। तो गुर्जरा और मास्की इनके ही अभिलेख हैं अशोक के, तो यहाँ पे मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। और इसके और कई नाम हैं अशोक के और कई नाम जो हैं वो ये हैं। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, ये अशोक को कहा जाता था। देखो, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तो कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन। और आपको पता है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, तो वहाँ का राज्यपाल था। कल्हड़ की रजत रंगड़ी किसकी पुस्तक है? तो कल्हड़ की के अनुसार अशोक शिव का उपासक था, ठीक है। और सही है, अशोक किसका उपासक था? अभी तक अशोक देखो बौद्ध धर्म को ज्वाइन नहीं किया है, अभी शिव का ही उपासक है वो। कश्मीर में बितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर बसाया। तो श्रीनगर को किसने बसाया था? तो श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। और श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो बितिस्ता को आज के समय में झेलम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है। और श्रीनगर को किसने बसाया था? तो अशोक ने बसाया था। और श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बितस्ता, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ। जब इनका राज्याभिषेक जिस वर्ष हुआ था उसके 8वें वर्ष कलिंग पर हमला युद्ध किया 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। इसमें 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 लोग बंदी बनाए गए। मतलब 1 लाख लोग मारे गए और 50,000 लोग बंदी बना लिए गए, ठीक है। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था। तो अगर आपसे पूछेगा जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो उस समय कलिंग पर किसका शासक था? कौन शासन कर रहा था? तो नंदराज नामक राजा वहाँ का शासक था कलिंग पर। और कलिंग आज के उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में है कलिंग। अगर आप पूछेगा कलिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और हाथी गुफा अभिलेख
किसका है? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है, खारवेल। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, तो यहाँ से ये पता चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में उसके पर्णर के विजय में अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। देखो, कलिंग का जो युद्ध था और इसका क्या परिणाम हुआ, इसमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। और यहाँ जो इनकी राजधानी फिर स्थापित की, कलिंग जब विजय की तो उसकी उत्तरी राजधानी तोसली और दक्षिणी केंद्र की जौगढ़ को बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हाथियों के लिए देखो, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार हुआ कि इसका इसका कहना क्या था कि जो कलिंग पर हमला हुआ वह हाथियों के लिए था, क्योंकि वहाँ की हाथियाँ बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण हमला किया था। ठीक है, मतलब हाथियों के लिए। अब क्या हुआ, सिंहली सिंहली अनुश्री के अनुसार दीपवंश और महावंश के अनुसार, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो इसको। अशोक ने को बौद्ध धर्म, देखो कलिंग, जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें बहुत लोगों की जान गई और बहुत लोग उसमें घायल हुए, तो उससे उससे फिर अशोक का जो हृदय था वो बहुत द्रवित हो गया, तो उससे फिर वो उसने वहाँ से सब कुछ छोड़ दिया और बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। और जब बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया तो उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा देने वाला जो व्यक्ति था उपगुप्त था। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि अशोक पहले तो शिव का उपासक था, ठीक है, शिव का उपासक था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। जब उसने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया तो उसको कौन दीक्षा दिया? तो उसको उपगुप्त ने दीक्षा दिया। ठीक है, अब फिर बात कर रहा है अशोक के अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। तो अपने जो शासन काल था, जो राज्याभिषेक था, उसके 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। बोध गया जहाँ बिहार में है और जहाँ आपको पता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, रज्जुपालिका नदी या पुनपुन नदी के किनारे। तो वह राज्याभिषेक के 20वें वर्ष फिर लुम्बिनी गया, और जब लुम्बिनी गया, लुम्बिनी में कर मुक्त घोषित कर दिया। देखो, लुम्बिनी में पहले 1/6 कर लिया जाता था, तो जब अशोक वहाँ गया तो उसको 1/8 कर दिया। ठीक है, तो 1/6 से उसको कम करके 1/8 कर दिया। अब 1/8 ही कर देना रहेगा लोगों को, तो वहाँ पे कर को कम कर दिया। ठीक है, नेपाल के तराई से अशोक के 2 अभिलेख, एक रुमेनदेही और एक लिंगुलवा अष्टम्भ लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये नेपाल से मिलता है। और आपको बता दूं, रुमेनदेही ये सबसे छोटा अभिलेख है उनका। ठीक है, छोटा, तो सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमेनदेही। और सबसे बड़ा अगर अभिलेख पूछेगा तो कौन सा है? तो भाब्रू, भाब्रू करके है। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं फिर क्या हुआ। रुमेनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी हमको मिलती है। ये जो सबसे छोटा अभिलेख है, इसके मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पता चलता है। ठीक है, फिर आगे ये उतना कोई जरूरी नहीं है आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं बीच में। ये तो आपको पता है जो शिलालेख हुआ, जो मतलब कलिंग का युद्ध था, वह इनका 13वां शिलालेख था। तो शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। प्रथम शिलालेख जो है वह उसमें बताया गया पशुबल का निषेध बताया गया, मतलब पशु की बलि ना किया जाए। और अशोक ने बताया सभी पुरुष मेरी संतान है, सभी मतलब सभी मनुष्य को अपनी संतान बताया है वहाँ पे। और द्वितीय शिलालेख में क्या बताया गया है? द्वितीय शिलालेख में बताया गया है कि पशु चिकित्सा के मतलब लोक कल्याणकारी विभाग, मतलब पशुओं की चिकित्सा, मतलब पशु के लिए चिकित्सा और अस्पताल सबसे पहले जो खुलवाया था अशोक ने ही खुलवाया था। ये किस अभिलेख में बताया गया है? ये दूसरे अभिलेख शिलालेख में बताया गया है। ठीक है, तीसरा शिलालेख उतना इंपॉर्टेंट नहीं। पांचवें शिलालेख में मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है 5वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में, सब, और 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है, तो 13वां। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब कुछ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला 2 बार हो गया है, चलो कोई नहीं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब फिर ये था जो हमारा जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं।
ये देखो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है, ठीक है, किसको? गुप्तचरों को। और देखो जो अधिकारी होते थे, जो न्यायाधीश होते थे मौर्य काल में जो न्यायाधीश होते थे उन्हें रज्जुक कहा गया। क्या कहा गया? उन्हें रज्जुक कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। ये भी बस थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है जो वही याद करने हैं आपको। अब आगे चलते हैं। और फिर यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है समाज में वैश्यावृत्त करने की प्रथा प्रचलित थी, और जो वैसा वृत्त करते थे उन उन महिलाओं उन स्त्रियों को रूपा जीवा कहा गया। रूपा जीवा, ठीक है। और संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर रहती थी। कौटिल्य ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा गया। ये बार बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है कि जो स्त्रियां घर के अंदर रहती थी उन्हें क्या कहा गया? अनिष्कासिनी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे यहाँ कुछ देवता है। तो यह पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देवताओं की मूर्तियों को बेचा जाता था, और देवता मूर्ति बनाने वाले को देवता कारू कहा गया है, ठीक है। जो देवता की मूर्तियाँ बनाते थे उन्हें देवता कारू कहा गया है। आगे चलते हैं अब यहाँ। पुराणों में कौटिल्य को द्रुजभष कहा गया, मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया। किसको? कौटिल्य को। और यहाँ पे कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग महत्वपूर्ण बताए हैं। स्वामी मतलब राजा, आत्मज और राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र। ये जो 5 सप्तांग हैं ये ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी राज्य के लिए। मेगस्थनीज ने जाति प्रथा का उल्लेख किया और 7 वर्णों में विभक्त किया। इन जातियों में किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो मौर्य काल में सबसे ज़्यादा किसान थे, ठीक है। तो अगर पूछेगा मौर्य काल में सबसे ज़्यादा कौन थे, तो किसान थे। और पाडिन की कृत है अष्टाध्यायी, ये भी आप याद रखना। कुछ है नहीं वैसा, जो है वो अशोक के बारे में ही है, ठीक है। और यहाँ कुछ है, देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट तख्त। अब देखो यहाँ कौटिल्य ने क्या बोला है। कौटिल्य ने बोला है जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित होता है, और प्रजा के हित में उसका हित। कौटिल्य ने बोला है, ये सारी चीज़ें कौटिल्य ने बताया है। देखो भापुर अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो सबसे लंबा स्तंभ लेख है, ठीक है। और शिलालेख सबसे बड़ा कौन सा है? 13वां। अब ये बताया था आपको, रुमेनदेही अभिलेख से ये पता चलता है कि लुम्बिनी की यात्रा की जब अशोक ने, तो 1/6 कर से घटाकर 1/8 कर दी। ये तो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। और अशोक का साची जो सारनाथ स्तंभ है 4 सिंहों की आकृति मंडित है, जो चारों दिशाओं में दिखाए गए हैं, ठीक है। और इधर से कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अशोक के कुल स्तंभों की संख्या 17 थी। कुल स्तंभ 17 थे। और मौर्य काल की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो मौर्य काल में उस टाइम जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, आपको याद रखना है। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ 4 सिंह पीठ सटाए हैं। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। यह अशोक के स्तंभ का एक सर्वोत्त उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पे पाटिल पुत्र को पाली ब्रोथा कहा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा गया है पेपर में। यूनानी लेखक और लैटिन लेखक ने पाटिल पुत्र को क्या कहा? पाली ब्रोथा कहा। ये आपको याद करना है। बौद्ध यात्री फयान, यह आया था मौर्य राज्य में, चंद्रगुप्त, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी। और फिर पुष्पशुंग मित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो अब हम कल पढ़ेंगे शुंग वंश। तो यहाँ तक हो गया है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।